आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, दिन भर की सूरत हाल दिन भर में सनम के साथ। और दिन भर में हम सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में चल रही है उसका खुलासा आपको करने की कोशिश करेंगे और सूरत हाल से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद और भी मुद्दे हैं और भी मुद्दों में सियासी जमातों के साथ साथ दूसरे मामला। लेकिन सबसे पहले सूरत हाल, और सूरत हाल में आज सुबह सुबह जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक दो खबरों से कश्मीर की सूरत हाल में फिर थोड़ा सा तीखापन ही देखने को मिला। सुबह सुबह कुलगाम से एक नौजवान जो पहले ज़ख्मी हुआ था उसके मारे जाने की खबर मिली और उसके साथ ही श्रीनगर में जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, वो बेहतर जो होने लगी थी वो दोबारा उसी पुरानी डगर पर आने लगी। और उसके साथ साथ कुपवारा के टिकर इलाके में हुई फायरिंग से एक आदमी के जो ज़ख्मी होने की खबर मिली, उससे फिर तनाव बढ़ने को देखने को मिला। और इस तनाव में वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से सूरत हाल जो है जो पुरसुकून होने जा रही थी उसमें फिर तनाव देखने को मिला। इधर जहां शहर श्रीनगर के शहर खास में कर्फ्यू से खामोशी भी रही, वहीं पुलवामा और दूसरे अजला में दफ़ा 144 के निफाज का ऐलान तो पहले ही किया गया है, वहीं अगले 24 घंटों के लिए ये अमलन अमलाया भी जाएगा। बडगाम के चंदे के इलाकों से हल्के पथराव की वाक़ात की खबरें मासूल हुई, तहम मजमूई तौर पर हालात यहाँ पूरा मन ही रहे। अलहदगी पसंदों की कॉल पर जहाँ कल वादी के लिए बंद का ऐलान भी है, वहीं कल का दिन पुलिस और इंतजामिया के लिए काफ़ी अहम माना भी जाता है। और इस हवाले से शहर श्रीनगर समेत दूसरे अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच में ही श्रीनगर में ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन ड्रोन का नज़ारा आज शहर श्रीनगर के लाल चौक में खुद पुलिस ने किया। और पुलिस ने ड्रोन दिखाते मीडिया को दिखाते हुए ये बताया कि आगे आने वाले दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल करके शहर श्रीनगर की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल को जांचा और परखा जाएगा। इधर आज कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल जावेद गिलानी ने कहा कि वादी के अवाम के ताउन से हालात बेहतर हो रहे हैं और उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में भी सूरत हाल पुरअमन रहेगी। पिछले 2-3 दिन से जो है वाक़ात जो है वो पुरतशद्दुद वाक़ात जो हो रहे थे वो काफ़ी कम हुए हैं और आज भी जो है बिल्कुल कई छोटी मोटी वारदातें हुई है, बट ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे जो एल्डर्स है, बच्चों के पेरेंट्स है और जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने काफ़ी हमें ताउन दिया है। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ करने में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। तो हमारी उनसे अपील ये रहेगी कि अगले दिनों में भी हमारे साथ वैसा ही ताउन वो करे ताकि जो सिचुएशन को है हम बहुत जल्द जो है वो नॉर्मल पे लाए और यहाँ पे जो आम जिंदगी है वो फिर से चले। 25 जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनको नुकसान पहुँचाया गया, उनमें आग लगा दी गई है। और इसके अलावा जो काफ़ी सारी मोर देन 100 एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी है जिन पे काफ़ी नुकसान जो है शरपसंद अनासिर ने किया है। तो इस तरह से करीबन 125 जो सरकारी इमारतें जिसमें पुलिस स्टेशंस और पुलिस पोस्ट या सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स वगैरह भी शामिल है, या आम बिल्डिंग्स भी जो जैसे रेलवे स्टेशंस वगैरह पे काफ़ी तोड़फोड़। उधर वादी में मौजूदा सूरत हाल और कर्फ्यू की वजह से अस्पतालों के अंदर जहां मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं पुलवामा में ज़ेर इलाज मरीजों और तीमारदारों ने अद्वियात की अदम दस्तियाबी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान का भी बताया है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि सियासी जमातें बी पड़ाव पे निकल पड़ी हैं और कोशिश कर रही है कि सूरत हाल को मेन लाइन पे, स्ट्रीम लाइन पे किया जाए। और इसी सिलसिले में PDP के सीनियर लीडरों ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए अपील की कि रियासत में अमन अमान जो है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। आवाम से हम भी हैं, समाज हमारा है, रियासत हमारी है, ये सरजमीन हमारी है, हमारा दुख दर्द सारा मुश्तरका है। लिहाजा बहैसियती समाज के फ़र्द के मेरी आम लोगों से यही अपील है कि सूरत हाल को सुधारने में वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत की मदद करें। ये अवाम दोस्त सरकार है और बहुत गमज़दा हैं हम इस सूरत हाल को देख के। इस वक्त अवाम ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा जो भरोसा है वो अवाम पर ही है। हम इंतज़ामिया पर कम भरोसा रखते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे भरोसा नहीं रखते हैं। जितने भी टूल्स हैं सरकार के, उसकी स्ट्रेंथ हमारी जो है वो अवाम की हिमायत है। और अवाम से ही गुजारिश करते हैं कि इस रियासत के शानदार मुस्तकबिल के लिए, यहाँ नौजवानों के शानदार मुस्तकबिल के लिए, कल के दिन के शानदार होने के लिए
हमारी मदद करें, ये हम अपनी मदद करते हैं। पीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो सूरत पैदा हुई है उसमें आम तौर पे हवालात या मामला जो हैं अस्पतालों के हवाले से। और आज श्रीनगर में सेहत के वजीर बाली भगत ने अफसरान की एक रिव्यू मीटिंग ली और जिस दौरान उन्हें बताया गया कि वो सूरत के दौरान हर तरह के जो मामला हैं उन पर नज़र रखें और ख़ास तौर पर अस्पतालों में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कश्मीर की सूरत के दौरान नज़र तो रखी जा रही है, लेकिन साथ साथ तिबी अमले की भी जिम्मेदारी है कि वो सूरत के दौरान जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। दवाइयों के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो दवाइयों की वाफर मिकदार उन्होंने बताया कि मौजूद है और उसके अलावा जिस तरह की ज़रूरत होगी वो बहम रखी जाएगी। श्रीनगर में महकमे सेहत के अफसरान के साथ रिव्यू मीटिंग ली बाली भगत जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। लेकिन इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि नई दिल्ली से भी खसूसी टीम कश्मीर पहुंच चुकी है और जिस तरह हमने कल अपने इसी उर्दू खबरनामे के साथ साथ दिन भर में आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार की गुजारिश पर नई दिल्ली ने अमराज चश्म के माहिर डॉक्टरों को श्रीनगर रवाना किया है। वो आज श्रीनगर कल रात को ही पहुंच चुके हैं और उनने श्रीनगर में मरीजों का इलाज मुआवजा है उनका मुलाजा जो है वो शुरू भी किया है और ज़रूरत पड़ने पर अगर उनके बकौल अगर ज़रूरत पड़ी तो मरीज़ों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, नई दिल्ली लिया जा सकता है इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन श्रीनगर के SMH अस्पताल में मरीज़ों का ख़ास तौर पर पिछले दिनों की हालत वाक़ात में जो कुछ मजरूब हो रहे हैं उनका एक बड़ा रश है। यहाँ पे ज़्यादा तो वो लोग हैं जो गोली से ज़ख्मी हुए या जिन्हें पैलेट लगे हैं और पत्थरों से जो ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरे साथ ही सईद रूफ ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कैसर से जाननी चाहिए सूरत। हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद जो वादी में जो कशीदगी के हालात पैदा हो गए हैं और दिन ब दिन अमवात में इजाफा होता जा रहा है और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे बनता जा रहा है कि जो ज़ख्मियों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। एक गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1600 के करीब जो यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल में ज़ख्मियों को लाया गया है और इनमें ज़्यादातर तादाद है जिनकी आँखों की इंजरीज़ हो रही है, जिनको पैलेट गन की वजह से आँखों में इंजरीज़ हो रही है। एक और एक आदाद शुमारी के मुताबिक 113 के करीब जो ऐसे नौजवान हैं जिनकी आँखों की बीनाई चली गई है। ये सारे मामलात हैं और जो यहाँ पे जिनको पेशेंट्स को लाया जा रहा है, ज़ख्मी को लाया जा रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल में किस तरह के इंतज़ाम हैं, मेडिसिन के हवाले से ओवरऑल जो बाकी इंतज़ाम हैं, इन सब के लिए हम बात करेंगे। जो GMC के प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर कैसर साहब, इनसे जानना चाहेंगे कि कितने यहाँ पर लाए गए और जो बाकी हॉस्पिटल इंतज़ाम हैं वो किस तरह है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जब से ये स्टार्ट हुआ है जो यहाँ पे हालात जो कशीदा हुए तो कितने यहाँ पे पेशेंट्स लाए गए हैं और कितनी की डेथ हो गई है और यहाँ पे अभी कितने हैं? 9 तारीख को ये सिलसिला शुरू हुआ और 9 तारीख से अराउंड 260 पेशेंट्स एडमिट रहे और उस दौरान पहले दिन अराउंड 87 पेशेंट्स हमने एडमिट किए, दूसरे दिन ज़्यादा थे अराउंड 92, उसके बाद तादाद इनकी कम होती रही गई। और जहाँ तक आज का सवाल है, आज हमने अभी तक 5 पेशेंट्स एडमिट किए हैं और जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं। इस दौरान जो ज़्यादा हमने इंजरीज़ देखी उनमें से जो आँखों की आइज़ के की जो इंजरीज़ थी वो मैक्सिमम इंजरीज़ थी और इन इंजरीज़ में जो सर्जरीज़ हुई हैं उनकी तादाद भी अराउंड 84 प्लस है। और ये सर्जरीज़ हमारी जो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी है उन्होंने कंडक्ट की, दिन रात काम किया। हमारी जो क्रिटिकल केयर एनेस्थेटिस्ट्स हैं उन और अब अपने बाकी थिएटर स्टाफ जो है दिन रात उन्होंने मेहनत की, काम किया और ये सर्जरीज़ हुई। उसके बाद आज हमारे पास एक टीम डॉक्टर साहिबान की टीम आई थी। RP सेंटर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उनका एक शोबा है आई डिपार्टमेंट का। तो उनके 3 स्पेशलिस्ट्स आज यहाँ पे आए थे और हमारे जो फैकल्टी है उनके साथ मिलके उन्होंने ये सब बीमार जो हैं, पेशेंट्स जो हैं अभी तो एडमिट जो हैं, हमने इसमें से कोई ऑलमोस्ट 60 प्लस डिस्चार्ज भी किए हुए हैं। तो 46 पेशेंट्स ऐसे थे जो यहाँ पे थे और उन सब को देखा गया।
मिल के, और उसके अलावा उन्होंने इक्विपमेंट जो है, जहाँ तक हमारे इक्विपमेंट का सवाल है, कुछ लैब्स लेबॉरेटरी इसकी होती है, रिसर्च लेबॉरेटरी जो है उसका भी मुआयना किया, ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया। तो उसके बाद उनका जो ये एक वेव था, ये था कि वो मुतमईन थे जो भी सर्जरीज़ अभी तक हुई हैं वो ऑन टाइम हुई हैं, और इससे के अलावा कुछ और इन पेशेंट्स में और नहीं कर सकते इन द बेस्ट सेंटर्स। उसके अलावा उनका ये मुशाहिदा ये भी था कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो वही इक्विपमेंट है जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल द बेस्ट सेंटर में अवेलेबल हो। ऑपरेशन थिएटर्स का भी उन्होंने मायने किया। जो भी अब हमारे पास पेशेंट्स अभी हैं, 4 हफ्ते के बाद एक रीअसेसमेंट करके उनका जो इलाज मुआवजा होगा उसके बाद ही होगा। तो पेशेंट्स कहाँ जहाँ तक ट्रांसफ़र का ताल्लुक़ है वो ट्रांसफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी है हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, जहाँ के हमारा SMHS का हॉस्पिटल है, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, उसके अलावा हमारे और भी हॉस्पिटल जहाँ के पे मरीज़ कंटिन्यूसली आते हैं, जैसे आपका हमारा ललदेद हॉस्पिटल है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। तो जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है या डिस्पोजेबल्स का ताल्लुक़ है, ये हमारे पास काफ़ी मिक़दार में इस वक्त जमा हैं, हमारे पास हैं, और ऐसा कोई बीमार नहीं है जिसको हमने दवाई फ़राहम नहीं की। इंस्ट्रक्शंस हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हॉस्पिटल्स के हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो दवाई भी हम बाहर से ला के अपने ख़र्चे पर इन बीमारों को देते हैं। डॉक्टर साहब, एक एदाद शुमार सामने आ रहा है कि कुछ नौजवानों की बीनाई चली गई है जो पैलेट गन की वजह से, जो आंखों की इंजरीज है, शायद 113 के करीब वो है। क्या वाकई में सही में उनकी जो बीनाई है चली गई है, और क्या हो सकता है उनके इलाज मुआवजे के हवाले से, क्या ऐसा मुमकिन है कि वापस मिल सकती है उनको बीनाई? जहाँ तक चोटों का सिलसिला है, ऐसे कुछ बीमार हैं जिनका जो आई का ग्लोब होता है वो शैटर हुआ है। जिनका ग्लोब शैटर हुआ है उनकी बिनाई बहुत मुश्किल है वापस आने वो। उसमें कोई 2 बीमार तो ऐसे हैं जिनकी ऐसी हुई है, अब तीसरा भी ऐड हुआ है। उसके अलावा जो बाकी बीमार हैं उसमें से 30 ऐसे हैं जिनको इंजरीज़ काफ़ी क्रिटिकल, जिनको हम इंजरीज़ कह सकते हैं, मगर इनकी बिनाई कितनी वापस आ सकती है वो अभी 4 हफ्ते के बाद ही एक रीअसेसमेंट होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी बिनाई वापस आ सकती है, जो आई साइट है वो कितनी रेस्टोर हो सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी इनमें हम डेफिनेटिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैनेजमेंट इनमें करनी थी, जैसे कोई सर्जरी करनी थी या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी थी, वो अभी तक ऑप्टिमल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो हुई है। उसके बाद जो एक इन्फेक्शन कंट्रोल, इसका बहुत ही एक ख़दशा रहता है कि कभी इन्फेक्शन इस पीरियड में हो तो उसके हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये सारे पेशेंट्स आज देखे गए उनमें इन्फेक्शन का कोई ऐसा चांस नहीं था, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी। अगर ये घर जाएंगे ये पेशेंट्स तो क्या इनको एहतियात करना होगा इस हवाले से कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कि इनकी बीनाई अगर वापस आ जाए? हमने उससे पहले इसमें एक और आज से ही शुरू की है, क्योंकि जब बीनाई का सवाल आता है तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। जो बीमार है पहले एक्सेप्ट नहीं करता कि बीमारी, तो उसके लिए हमारी एक डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, जिसको हम डिपार्टमेंट साइकेट्री कहते हैं। तो एक टीम तश्कील दी हुई है, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उसमें, साइकेट्रिस्ट्स हैं और साइकोसोशल वर्कर्स हैं। तो इनकी टीम हमने एक सेल बनाई है यहाँ पे ही, और इन्होंने आज ऑलमोस्ट 12 पेशेंट्स देखे और उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई आज से ही, ताकि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसको किसी हद तक कंटेन किया जाए, उसको किसी हद तक हम कर्टेल करें।
क्योंकि अगर हम इन बीमारों को ऐसे ही घर भेजें तो ये एक हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट, हम एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट इनको देना चाहते हैं ताकि ये साइकोलॉजिकली आहिस्ता आहिस्ता इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें और उसके बाद जितना भी ऑप्टिमल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, हम उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। साहब कितने पेशेंट्स आए आपके बोन एंड जॉइंट्स की बात करें, यहाँ की बात करें जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं, कितने यहाँ पे आए और आपने कितनों को यहाँ से रिलीव किया जो घर वापस जा सके, और कितने अभी अवेलेबल है और कितने सीरियस है अगर कुछ ऐसा है? अभी तक अब हमारे पास ऑलमोस्ट 113 पेशेंट्स यहाँ पे हैं और 22 पेशेंट्स इस वक्त ऑर्थोपेडिक्स जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। उसमें से यहाँ पे 5 ऐसे बीमार हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हम कहते हैं, जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है, जो निगहदाश्त जो यूनिट है उसका वहाँ रखा गया है। तो ज़्यादातर इंजरीज कहाँ पे देखी गई, जिनको बुलेट लगा है कहाँ पे ज़्यादातर इंजरीज पाई गई है? अगर 113 से ऊपर आँखें चली गई हैं या आँखों में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर के इर्द गिर्द ही इंजरीज़ हैं, गर्दन में इंजरीज़ हैं, चेस्ट में इंजरीज़ हैं। और उसके अलावा अगर नीचे भी कोई इंजरी है, ये हम ह्यूमन बॉडी जो है वो हर एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, और अगर छोटा सा भी कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो एक वाइटल स्ट्रक्चर जैसे हम आर्टरी कहते हैं उसको हिट करे, तो उसमें इमिनेंट डेथ इन मिनट्स हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कुछ इंजरीज ऐसी थी, फेमोरल आर्टरी कहते हैं, काफ़ी बड़ी एक आर्टरी होती है जो नीचे जो लोअर लिम्स है उनको सप्लाई करती है, तो उसको भी हिट करके तो वहाँ भी काफ़ी इमिनेंट रहता है कि अगर ऐसी हिट हो तो उसमें भी चांसेस ऑफ डेथ ज़्यादा हो सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, एलडी की बात करें, बर्जुला या चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें यहाँ की, तो मेडिसिन के हवाले से जो इंतजामात हैं उस हवाले से क्या इकदाम उठाए सरकार ने, और अभी भी अवेलेबल है? क्योंकि अभी भी ये लग रहा है कि इंजरीज हो रही है वो उनको पेशेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है, तो इंतजामात के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से ऐसा कोई मेडिसिन है जो अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में? इस वक्त मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स फुली इक्विप्ड हैं सो फार एज मेडिसिन आर कंसर्न्ड या डिस्पोजेबल्स आर कंसर्न्ड। उसके हवाले से उसके जो क्वांटिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में एडुकेट हैं। मेडिसिन्स या उसके अलावा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या बाकी गैसेस की ज़रूरत पड़ती है या एनेस्थेटिक्स एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, ड्रग पोजीशन है हर एक हॉस्पिटल में, वो काफ़ी एडुकेट है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन भी रही इसमें। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं या SKIM सोरा है, स्कीम सोरा है, एक कोऑर्डिनेशन रही हर तीनों डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो भी ऐसे मरीज़ हों या मरीज़ आने से पहले ही हमें पता था कि कहाँ से मरीज़ आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन रही। उसके वाले से भी जो मैनेजमेंट हुई, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रही। डिफरेंट एरिया से यहाँ पे ज़ख्मियों को लाया गया, तो कितनी अमवातें यहाँ पे हुई है जो अभी तक तादाद सामने आई? अभी तक 6 अमवातें हुई हैं। जी हाँ, उसमें से ऐसे भी थे जो काफ़ी विदिन मिनट्स ही चल बसे, विदिन जब वो यहाँ पे पहुँचे, तो 6 अमवातें कुल यहाँ पे हुई। डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, जो अभी जो हालात है, क्या तादाद कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? जो ज़ख्मियों की यहाँ पे तादाद अभी देखते हैं, कम हो रही है कि बढ़ रही है? डेफिनेटली कम हो रही है। जो हमने देखा कि 9-10 तारीख को काफ़ी ज़्यादा रही, 11-12 को आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, तो आज कल हमने कोई 14 के करीब पेशेंट्स एडमिट किए, तो आज अभी 5 के करीब एडमिट हैं और एक्सटेंट ऑफ इंजरी भी रिलेटिवली कम है। अब चलिए, इतना सारा ये हुआ, काम हुआ, डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया, तो कितनी सारी मुश्किलात आई डॉक्टर्स को ये काम करने में, जो आपके पैरामेडिकल है, जो स्टाफ है, तो जो एम्बुलेंस के हवाले से बात करिए, जो उनको लोगों को लाना पड़ता था, जाना पड़ता था एरियाज़ में, तो कितनी सारी मुश्किलात हुई? मुश्किलात का तो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलात हैं, मगर ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये प्रोफेशन है जिसमें पैशन की ज़रूरत है। तो हमारा जो स्टाफ है
राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू द लोवेस्ट, जिसको हम इवन मीनियल स्टाफ कहते हैं, हर एक ने जी जान से मेहनत की, अपना घर छोड़ा और अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं की। कुछ तो चल के दूर दूर से हमारे जो स्टाफ है आए और उन मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे रहे और 48 आवर से ज़्यादा भी कुछ मुलाजमों ने काम किया। और ये सिर्फ एक जॉइंट एफर्ट से ही पॉसिबल हुआ कि आज हमने जो ट्रिप मैनेजमेंट पार्ट है तो एटलीस्ट हम मुतमईन हैं कि जस्ट बाय जॉइंट एफर्ट, कॉमन कंसेंसस और एक एफर्ट ऐसी रही कि हर एक हॉस्पिटल में एक ऑप्टिमल मैनेजमेंट जो हम दे सकते थे वो दी गई। सब लास्ट में एक सवाल कि एलडी हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनके जो पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हैं डिले हो रहा है सर्जरीज़ में, जिनको टाइम दिया गया था उनको उस टाइम पे सर्जरीज़ नहीं की जा रही है, तो वो एक परेशानी है उनके लिए जो बाहर आए थे। उन्होंने रोड पे कहा था, एक प्रोटेस्ट भी किया था कि डिले हो रहा है सर्जरी। देखिए ये हॉस्पिटल जो है जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, इस डिलीवरी का एक मखसूस वक्त होता है, इसमें डिले तो बात ही नहीं है। तो वहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो राउंड द क्लॉक काम करके अपने टाइम पे, क्योंकि बीमार या अटेंडेंट्स हर वक्त जल्दी में होते हैं, मगर डॉक्टर्स एक बीमार को हम बीमार नहीं कहेंगे, माँ कहेंगे, एसेस करके ही अपने वक्त पे वो सर्जरी करेंगे, वो उससे पहले नहीं करेंगे। क्योंकि डॉक्टर्स को ही पता है कि अगर हम एक माँ का सर्जरी पहले ही वक्त से पहले ही करें कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं। तो इसमें तो कोई सदाकत नहीं है। वहाँ पे ऑन टाइम सर्जरीज़ हुई क्योंकि वहाँ पे इंजरीज़ तो थी नहीं, तो उन्होंने पूरा जी जान से मेहनत करके अटेंड किया सबको। डॉक्टर साहब का कहना था कि जो इंजरीज यहाँ पे पाई गई है, जो भी यहाँ पे नौजवान लाए गए, यही देखा गया कि उनके चेस्ट्स में और सिर में ज़्यादातर इंजरीज पाई गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं, नौजवान हैं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स हो गई, कई की बीनाई चली गई और कुछ को अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। और ये भी साथ ही डॉक्टर साहब का कहना है कि तादाद जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी पहले 8-9 तारीख को यहाँ पे या पहले दिन से पेशेंट्स लाए जा रहे थे, ज़ख्मी की तादाद जो ज़्यादा थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कैमरा पर्सन आबिद के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना, जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग। और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। चलिए, श्रीनगर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर से में हमारे साथी सईद रूफ की बातचीत। लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे भाईचारे के लिए रिवायतें राय कायम रही हैं। जम्मू कश्मीर भाईचारे के लिए दुनिया भर में कायम रहा है और ये भाईचारा सदियों पुराना है। 90 के हालात हो, साल 2008 के वाक़ात हो, साल 2010 हो या साल 2016, इसमें जम्मू कश्मीर में भाईचारे की मिसालें कामयाब रही हैं। हमने परसों ही आपको दिखाया था श्रीनगर में जुबैदा की कहानी। श्रीनगर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रही थी और जब मालूम किया कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी जुबैदा क्यों कर रही है तो उसे अपने एक गैर मुस्लिम भाई के लिए राशन की खबर मिली थी कि उसके घर में राशन नहीं है और जुबैदा उसको कर्फ्यू में राशन पहुंचाने के लिए अपने शौहर के साथ निकली थी। कल ही हमने आपको बताया कि संगम के इलाके में यात्रियों की गाड़ी को हादसा पेश आया। आसपास कोई नहीं था, कर्फ्यू था, सुबह का तड़के का वक्त था और न सड़क पे फौज थी न सिविल इंतजामिया थी और संगम के लोग निकले जिसको जहां से मौका मिला यात्रियों की मदद की। और आज हम आपको तीसरी रिपोर्ट दिखाते हैं कश्मीर के त्राल के इलाके से। और त्राल के बारे में अक्सर कुछ लोग
नाम सुनते ही थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, त्राल का नाम सुनते ही। लेकिन त्राल में भी जम्मू कश्मीर की वो रिवायत जिसके लिए जम्मू कश्मीर मशहूर है आज भी ज़िंदा है, इन हालात में भी ज़िंदा है। और इस जिंदाबाद जो रिवायत है इसके लिए वहाँ से सब कुछ देखने को मिलता है। हमारे साथी हैं सईद कौसर त्राल से, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी है, हम आपको दिखाते हैं त्राल में भाईचारे की ताज़ा मिसाल। ये मिलना, ये जुलना कोई नई बात आपके लिए अभी तक नहीं हो सकती है, लेकिन आगे आगे देखिए आपको शायद कुछ अजीब भी लगे। शक्ल सूरत से एक जैसे, दोनों का खून भी सिर्फ लाल रंग का, ताम इन दो में अगर फ़र्क है तो आज के ज़माने की खड़ी की गई दीवार है। ये कहानी कश्मीर के तोरा बोरा यानी त्राल इलाके की है और त्राल की कहानी बुरहान से बहुत पुरानी भी है। त्राल में खौफ दहशत की खबरें अक्सर आती रहती थी, लेकिन इसी त्राल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के कुछ घराने भी बरसों से रहते आए हैं। ये गैर मुस्लिम 90 के दहाई में उस वक्त मुसलमानों से अलग नहीं हुए जब कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने जान बचाने की कोशिश करते हुए जम्मू का रास्ता भी इख्तियार किया। मैं यहाँ पर बेकरी का काम कर रहा हूँ। यहाँ जो पिछले मौजूदा हालात है, हम यहाँ पर ठीक तरीके से अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं। वो हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं। हमें कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमें भरपूर मदद करते हैं। हमें आपस में कोई गिला शिकवा नहीं। ये जो हालात ये पिछले 30 साल से ऐसे है, हम इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं। जैसे मुसलमान भाई मरते हैं वैसे हम भी इसी के बीच में रहते हैं। हमें ऐसी प्रॉब्लम, सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है जैसे कि हमें अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से मदद मिलती है। बाकी जो सरकार वो अपनी जगह है, मगर हमें अपने हमसायों का साथ है। त्राल में रह रहे ये गैर मुस्लिम त्राल के मुसलमानों के लिए भाइयों से कम नहीं हैं और इन गैर मुस्लिमों का ख्याल रखने के लिए मुसलमान अक्सर आगे आगे रहते हैं। जबरदस्त घर चोर अशियत महल में दुकान ये पंडित बायन लाइट में दुकान तम कर मे अत बाज़ात बगर घर तम कर मे दुकान तन ओर बगत वगत कह चीज़ असल पे माय मोहब्बत सान इन दिनों कश्मीर सुलग रहा है और त्राल के नौजवान की कहानी से सबकी नजरें त्राल पर लगी हुई हैं और इन नजरों के दौरान इन पंडित घरानों पर भी वही हाल है जो उनके मुस्लिम पड़ोसी का है। कश्मीरी जो अपने भाईचारे के लिए हमेशा से याद रखा जाता रहा है ने इन दिनों में भी भाईचारे को जिंदा रखने के कई कारनामे अंजाम दिए हैं। सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कशीदा हालात के दौरान भी बड़े पैमाने पर कायम है, जहां मुस्लिम बरादरी के लोगों ने इंतहाई कशीदा हालात के बावजूद पंडित बरादरी का भरपूर ख्याल रखा है। श्रीनगर की जुबैदा की कहानी, संगम में यात्रियों को पेश आए हादसे के बाद मुसलमानों का रोल और अब त्राल में गैर मुस्लिमों की हिफाजत की जिम्मेदारी, ये सब वो ताज़ा मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि कश्मीरी ने हमेशा रंग नस्ल और मजहब से ऊपर उठकर ये बावर कराया है कि हम सब पहले इंसान हैं और उसके बाद कुछ और। त्राल से शेख कौसर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त। टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। अब नाज़रीन देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ और दिन भर में हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रोशनास कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के दौरान हमें कई पड़ाव झेलने भी पड़ते हैं। एक पड़ाव ये भी सूरत-ए-हाल का और सूरत-ए-हाल के पड़ाव के दौरान आज एक पड़ाव नकाब पोशों का भी था और नकाब पोश भी निकल आए थे मैदान में। नकाब पोशों ने मीडिया से बात की, मामलात बताने की कोशिश की, वो एक हिस्सा नकाब पोशों की बात का भी। तो हमें ये मार रहे हैं, किसी को मार रहे गोली से, किसी को पथराव से, किसी को किसी तरह से, किसी को हैरेस कर रहे हैं। और चलिए अब चलते चलते हम आपको बताते चलो कि इन दिनों के हालात के दौरान शादियों का सीजन जो कश्मीर में शुरू होने वाला था वो तो मुलतवी हो ही चुका है। यात्रा आज भी नहीं आ सकी क्योंकि कल जो अनंतनाग में एक और मौत हुई, उसके बाद यात्रा को फिलहाल जम्मू में ही रोका गया है और इसके साथ साथ इम्तहानात भी कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो या दूसरे कुछ भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात हो वो मुलतवी किए गए हैं। लेकिन दिल्ली से हमें यह खबर मिली है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का जो
इम्तिहान कश्मीर में 17 जुलाई को होने वाला था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस है, उन्होंने इसको फ़िलहाल मुलतवी किया है। सिर्फ कश्मीर का जो इम्तिहान है वो 17 तारीख को जो होने वाला था श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में, वो मुलतवी किया जा चुका है और इसकी अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। और अपने नाजरीन को हम ये बताते चले कि ये सिर्फ कश्मीर का है, नेशनल लेवल पे ये इम्तिहान जो है ये होने जा रहा है। और हमें जो नोटिस मिली है उसके मुताबिक सिर्फ श्रीनगर का इम्तिहान मुलतवी हुआ। और उसके साथ साथ अपने नाजरीन को हम ये भी बताते चले कि गुंड हसीबल में जो 16 जुलाई को अंजुमन शरीशियान के ज़ेर इत्माम कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी वो भी मुलतवी की गई है। तो इसके साथ ही आज का दिन भर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।